Hello students, how are you? I hope all of you are fine and doing a study at home. Okay? आज 12th स्टैंडर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लेकर के आया हूँ एक चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, इसका मेथड क्या है, कैसे इसके जर्नल एंट्रीज होते हैं, कैसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आज। सबसे पहले तो आपको जानना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सबसे लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। जो पार्टनरशिप जो आपका पार्ट ये है अकाउंटेंसी का, जिसमें आपने पढ़ा था सबसे पहले टॉपिक था आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे बेसिक कंसेप्ट भी कहा जाता है। फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, इसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो लास्ट चैप्टर था वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। तो ये जो मैं भी बता रहा हूँ ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रैक्टिकल के लिए थ्योरेटिकल का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं आज बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, हो सकता है कि ये आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो, क्योंकि जब तक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, जर्नल एंट्री का नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपसे ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है ये तो आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है कि द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो एंड बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो मैंने बताया ये डेफिनेशन था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसमें कुछ बहुत सारे प्रोविजंस थे जो आपको पहले से पता है, लेकिन मैं पीछे वाली बात आज नहीं करूँगा। जो पीछे के चैप्टर्स थे ये सब जितने भी हैं इसको मैं अभी साइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो चैप्टर जो मेन लिया है मैंने वो लिया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आज हम लोग जानेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। यहाँ पे दो टर्म, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप any changes occur due to admission of a partner when a partner retired from the firm on the occasion of death of a partner, firm reconstituted, firm का reconstitution होता है, पार्टनर्स के रिलेशंस के बीच चेंजेस आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो इस चेंजेस को हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किस कारण से होता है? जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, तो पूरे फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, क्योंकि ये चैप्टर का नेम भी है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दैट मीन्स द एक्टिविटी ऑफ द फॉर्म गोज डिसकंटिन्यू, यानी फॉर्म पूरी तरह से बंद हो गया, यानी फॉर्म को पूरा बंद कर दिया जाना है। आगे फर्दर कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बिजनेस में कोई ऑपरेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि बिजनेस आगे रन नहीं करेगा, बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है तो बंद कैसे किया जाए, इसका कुछ प्रोसीड्योर है। ऐसे ही जाके ताला नहीं लगाना होता है, उसका कुछ प्रोसीड्योर है, उस प्रोसीड्योर को आपको फॉलो करना होता है, कुछ अकाउंटिंग करना होता है, उसके बाद ये डिसोल्व पार्टनरशिप जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक बिजनेस है और इस बिजनेस में 2 या 3 पार्टनर हैं और वो अचानक सोचते हैं कि बिजनेस को बंद कर दिया जाए, बिजनेस आप आगे कैरी नहीं करेगा, बिजनेस आगे नहीं चलेगा। तो जितने भी एसेट होते हैं उस बिजनेस के उसको सेल किया जाता है। सेल करने के बाद जो पैसा रियलाइज होता है उससे आउटसाइडर जो लायबिलिटीज होते हैं, जो बाहर के लायबिलिटीज हैं, उसको आप पे करेंगे। उसको पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होता है
वो पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाता है। ये एक सिंपल सा तरीका मैंने बताया। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे कि वे कौन कौन से जर्नल एंट्रीज हैं जो इस चैप्टर में किए जाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो जर्नल एंट्री होगा वो होगा जितने भी एसेट्स होते हैं इस पार्टनरशिप फॉर्म में उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। कैश और बैंक को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। जितने भी एसेट है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। फॉर दैट पर्पस वी पास जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नोट कर लें इसको। सेकेंड, लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए आप जर्नल एंट्री करते हैं। सारे लायबिलिटीज को नहीं, आउटसाइडर लायबिलिटीज हैं जैसे क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, उसको ट्रांसफर करते हैं। लोन को भी ट्रांसफर करते हैं, लेकिन मैं वो आगे बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ये दो लायबिलिटी को, जो दो लायबिलिटीज हैं इस दोनों को ट्रांसफर करेंगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसके लिए एंट्री करते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने दो एंट्री बताया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स इन केस ऑफ एसेट, इन केस ऑफ लायबिलिटी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, दैट मींस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद वो जो मैंने ट्रांसफर किया था एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में, सारे एसेट्स को सेल करना है। सेल करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, यानी कैश में कन्वर्ट करना है। कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि सेल करके जो पैसा आता है उसका जर्नल एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी इसका नरेशन यही था कि बीइंग कैश रियलाइज्ड आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स। इसके बाद जो कैश रियलाइज होता है उसका एंट्री भी मैंने बता दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद अब जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो कैश तो गोज आउट होगा, कैश तो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इफ यू मेक पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज, अगर आप लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं तो उसके लिए आप एंट्री क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑन एक्सपेंस इनकर्ड या एक्सपेंस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन पे अगर कुछ एक्सपेंस किया जाता है या एक्सपेंडिचर मेड ऑन रियलाइजेशन, अगर आपने कुछ खर्च किया है एसेट्स को सेल करने में या डिसोल्यूशन के कुछ खर्चे हैं, तो उसके लिए एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी सेम एंट्री जैसे लायबिलिटी का आपने पेमेंट किया था रियलाइजेशन टू कैश, तो यहाँ भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टनर कहता है कि इस एसेट को सेल नहीं करना है, ये एसेट कोई पार्टनर ले लेता है। कहा गया मेरा पार्टनर टू कवर एसेट। जब कोई पार्टनर ने एसेट ले लिया तो इसके लिए जर्नल एंट्री किया जाता है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने पार्टनर का नेम यहाँ पे लिया, एज्यूम कर लिया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर बी ने ले लिया तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह अगर कोई पार्टनर कहता है कि लायबिलिटी मैं ले लेता हूं, लायबिलिटी का पेमेंट मैं कर दूंगा, इसके लिए जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, यानी पार्टनर कैपिटल। जस्ट रिवर्स है इसका। अगर कोई पार्टनर एसेट लेता है तो क्या एंट्री करते हैं? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट करना हो तो क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। फर्दर जो एंट्री होगा वो होगा प्रॉफिट का। फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन वी पास जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जो प्रॉफिट होंगे उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच इसको बांटा जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, जो अग्रीड रेशियो होता है। इसके बाद जो लॉसेस होंगे उस लॉस को पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी लॉस बेयर करता है पार्टनर। उसके लिए जस्ट रिवर्स एंट्री करना होगा।
A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to realization account. यानी all partners capital account is debited. That means all partners capital account को डेबिट करना है to realization account. तो ये मैंने जर्नल एंट्री बता दिया. वंस अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ. फर्स्ट एंट्री for transfer of assets to realization account. Realization account debit to all assets account except cash and bank. Second, for transfer of liabilities to realization account. Creditor account debit, bills payable account debit to realization account. For making payment of liabilities, realization account debit to cash account. Next, for making expense, for expense incurred on realization. अगर खर्च किया गया तो realization account debit to cash account. When a partner took over asset, partner capital account debit to realization account. When a partner took over liability, तो realization account debit to A's capital account. For profit on realization, realization account debit to partner's capital account. A's capital, B's capital, C's capital लिख सकते हैं आप. उस प्रॉफिट को agreed ratio जो old ratio है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. For loss on realization, partners capital account debit to realization account. For example, A's capital, B's capital, C's capital सब डेबिट हो जाएगा to realization account. तो ये मैंने बताया एंट्री. तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या था? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. दोनों में डिस्टिंक्शन पूछ सकता है आपको. हो सकता है तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट एंट्रीज आर पास्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. तो आप ये सारे एंट्रीज जो मैंने बताया आप इसको लिख देंगे, इस सारे एंट्री को पास कर देंगे. जर्नल एंट्री करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है. वो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है? जितने भी एसेट होते हैं उसको डेबिट साइड में, जितने भी लायबिलिटीज हैं जैसे क्रेडिटर, बीपी, कैपिटल को छोड़ के, ठीक है, वो सबको क्रेडिट में लिखने के बाद सारे एसेट को सेल करने के बाद जो कैश रियलाइज होता है उसको बाई कैश क्रेडिट में और लायबिलिटीज का पेमेंट टू कैश डेबिट में. इसके बाद इसको बैलेंसिंग करते हैं. अगर डेबिट साइड कम आ रहा है तो वो प्रॉफिट का केस हो जाता है और अगर क्रेडिट साइड कम होता है तो वो लॉस का केस आता है. इसके बाद बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये जानने के लिए कि एट द एंड ऑफ द ईयर पार्टनर्स के कैपिटल कितने हैं और कितना अमाउंट पार्टनर्स को दिया जाना है एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. अकाउंट्स के पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल करना है. उसके लिए कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनाते. जैसा कि आप एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के केस में, डेथ के केस में बैलेंस शीट बनाया करते थे, लेकिन यहाँ कैश अकाउंट के थ्रू सारे पेमेंट का सेटलमेंट हो जाता है. कैश अकाउंट बनाने का तरीका, जितना भी कैश रियलाइज्ड हुआ, ऑलरेडी जो पहले से कैश है वो कैश और एसेट सेल करने के बाद जो पैसा हमारे पास आता है जो रियलाइज होता है उसको ऐड कर देते हैं. सपोज कि ऑलरेडी पहले से फर्म के पास 20,000 थे और 80,000 कैश रियलाइज्ड हुआ आफ्टर सेलिंग ऑफ एसेट्स. द टोटल 1 लाख रुपीज है फर्म के पास. उस 1 लाख रुपीज में क्रेडिटर का, बीपी का, अगर फर्म ने लोन ले रखा है उस लोन का पेमेंट करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचता है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो पेमेंट होता है, पार्टनर्स का जो पेमेंट होता है उसका पेमेंट किया जाता है. ये मैंने एक संक्षेप में एक बड़े से चैप्टर को, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मैंने एक सिंपल से तरीके से, सिंपल वे में इसको समझाया है. और डिटेल से समझने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करें. ऑनलाइन जिनको पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ें और मैं डिटेल बताऊंगा. और बहुत जल्द बोर्ड पे मार्कर के साथ इसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में प्रैक्टिकल में करवाऊंगा, बताऊंगा. 8-10 क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करूंगा जिससे और क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर. आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. और इस जो टॉपिक मैंने बताया और नेक्स्ट अगर आप वीडियो आपके पास इजीली पहुंच जाए, इसके लिए क्या करें आप, नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे आपको तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.